हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रयाग प्रशस्ति। जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है समुद्रगुप्त के इतिहास का दर्पण। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के इतिहास पर प्रकाश डालती है, जो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में बताती है, जो समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व के बारे में बताती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रयाग प्रशस्ति। और साथियों, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि अब जो है 18 जून को आपका पेपर है। अब निरंतर ऐसी क्लासेस जो है वो मेरे द्वारा लाई जाएगी। ठीक है, मेरे द्वारा प्रयास पूरा रहेगा कि जो महत्वपूर्ण क्लास है वो आपके लिए अपलोड कर दी जाए। छोटी छोटी क्लास है दोस्तों, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन पेपर होगा उस दिन देखना दोस्तों, प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। 2 मिले, 4 मिले, 5 मिले, कितने ही मिले, प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। इसलिए चलते फिरते इन्हें देख लिया करो, दिमाग में घुसा लिया करो। ठीक है दोस्तों, कुछ आपका नुकसान नहीं होने वाला है। आज हम जानने वाले हैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। जानेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का जो उल्लेख है, किस किस प्रकार से समुद्रगुप्त की कौन कौन सी उपाधियां मिलती है, सारी बात हम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों प्रशस्तियों के अंदर। प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो हरिशेन द्वारा की जाती है। हरिशेन जो कि समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक था। ठीक है, या हम कह सकते हैं महादंड नायक था। ठीक है, या फिर कुमारा मात्य, यानी कि समुद्रगुप्त के दरबार में उच्च पद पर नियुक्त था। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें हमें समुद्रगुप्त के इतिहास के सर्वप्रमुख प्रशस्ति मानी जाती है। यानी कि समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है। और साथियों, यहीं पर याद करवा दूंगा, सारी चीजें यहीं पर याद करवा दूंगा, बस देखते जाओ और ऐसे ऐसे टिप्स पर हर एक चीज हो जाएगी, चिंता मत करना। देखिए, सर्व प्रमुख इतिहास है किससे संबंधित? समुद्रगुप्त का। ठीक है, क्या? प्रयाग प्रशस्ति। दोस्तों, इसको हम इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति कह सकते हैं। इसको या तो आप प्रयाग प्रशस्ति कह दो या इलाहाबाद प्रशस्ति कह दो। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद को अभी प्रयागराज कह देते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है। रचयिता इसके है दोस्तों हरिशेन। हरिशेन, हरिशेन जो कि समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक था, कुमारा मात्य था या महादंड नायक था। हम कह सकते हैं कि दोस्तों संधि विग्रहिक मुख्य रूप से युद्ध सचिव या युद्धों में संधि करवाने वाला, या विदेश विदेश सचिव भी कह सकते हैं। कुमारा मात्या दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी हम कह सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों महादंड नायक एक प्रकार से सेनापति या न्यायाधीश की जो तुलना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों हरिशेन, हरिशेन जो कि दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबार में उच्च पद पर नियुक्त था। हरिशेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी जाती है। प्रयाग प्रशस्ति की दोस्तों भाषा जो है वह संस्कृत है, लिपि जो है दोस्तों वह ब्राह्मी है, शैली जो है दोस्तों वह है चंपू शैली, यानी गद्य और पद्य मिश्रित शैली। इसके अलावा दोस्तों इसमें पंक्तियां है 33 पंक्तियां हैं। ठीक है, तिलभट्ट नामक व्यक्ति जो है, तिलभट्ट ने प्रयाग प्रशस्ति लेख को उत्कीर्ण करवाया था। यानी कि दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिशेन ने, और दोस्तों तिलभट्ट जो है वह इस प्रयाग प्रशस्ति को स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाने का काम करता है। प्रयाग प्रशस्ति को निर्गत करवाने का कार्य कौन करता है? वह करता है तिलभट्ट। ठीक है, इतना याद हो गया। तो साथियों, इस पेज पर हमने क्या देखा? प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, जिसका राइटर हरिशेन है। और दोस्तों जो हरिशेन जो कि संधि विग्रही, कुमार मात्य और महादंड नायक पद पर कार्य करता था, उसने लिखी थी। तिलभट्ट ने इसको क्या करवाया था? स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें प्रयाग प्रशस्ति की लोकेशन की, तो देखिए मूलतः यह कौशाम्बी के अंदर थी। यानी कि मूलतः यह जो है वह कौशाम्बी में थी। इसे मुगल काल में अकबर के समय में दोस्तों यहां से कौशाम्बी से जो है इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अब मूलतः यह कौशाम्बी में थे, इसके संबंधित दो मत है हमारे पास में। देखिए, कनिंगम के अनुसार यह जो लेख है वह मूलतः कहां था? कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अब इस मत के समर्थन में हमारे पास दो प्रमाण है। देखिए, नंबर एक तो क्या है? नंबर एक है अभिलेख के ऊपरी भाग में मौर्य शासक अशोक का एक लेख अंकित है, जिसे कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अब देखिए दोस्तों, अभिलेख का जो पहला जो लेख है दोस्तों वह अशोक से संबंधित है, मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है, जो कि कौशाम्बी में खुदवाया गया था, है ना? तो यह संकेत करता है कि यह मूलतः कहां था? कौशाम्बी में था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है भाई साहब? चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हिंदुस्तान की यात्रा करता है। ह्वेनसांग जो है वह जब प्रयाग यात्रा करता है तो प्रयाग विवरण में वह इसका उल्लेख नहीं करता है।
अब आप मान के चलिए कि अगर प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से प्रयाग में ही होती तो हेनसांग के प्रयाग विवरण में प्रयाग प्रशस्ति का भी उल्लेख होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस प्रशस्ति को मुगल काल में, अकबर के शासनकाल में जो है प्रयाग में या इलाहाबाद में लाया गया था। मूल रूप से तो ये कहां थी? कौशाम्बी में थी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि मूल रूप से, अब इस पेज पर हमने क्या देखा? इस पेज पर हमने देखा कि मूल रूप में ये कौशाम्बी में थी, अकबर के शासनकाल में इसको जो है कहां लाया गया था? इलाहाबाद लेकर आया गया था। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों अकबर के समय इसे प्रयागराज या इलाहाबाद में गंगा यमुना तट पर स्थित दुर्ग में स्थानांतरित किया गया था। आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय 1834 में ए ट्रायर को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? ए ट्रायर को। और दोस्तों इसे जो है फ्लीट ने इसे व्यवस्थित रूप से संपादित करवाकर गुप्तकालीन लेख संग्रह में प्रकाशित करवाया। तो प्रकाश में लाने का श्रेय ए ट्रायर को दिया जाता है। ठीक है, 1834 ईस्वी के अंदर। लेकिन दोस्तों इसे व्यवस्थित रूप से संपादित करने का काम किसने किया गुप्तकालीन लेख संग्रह में? वो किया फ्लीट ने। कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम खंड 3 के अंदर, ये बात याद रखना। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, कुल पंक्तियां कितनी है? 33 है। भाषा कैसी है? संस्कृत भाषा है। लिपि कैसी है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि है। शैली कैसी है? चंपू शैली है, यानी कि गद्य और पद्य मिश्रित शैली है। इसका जो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो पूर्व भाग है, शुरुआत का भाग है, वह पद्य में है, और उत्तर भाग जो है दोस्तों, बाद का भाग जो है वह गद्य में लिखित है। ओके, अब देखिए दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति पर प्रथम लेख मौर्य सम्राट अशोक का है। ठीक है, जो उसने कौशाम्बी के भिक्षु संघ में विभेद रोकने हेतु जारी किया था। ठीक है, तो पहला लेख इसमें किसका है? अशोक का। याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति जो है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति में 3 महत्वपूर्ण राजाओं का उल्लेख है। एक तो दोस्तों सम्राट अशोक, एक तो सम्राट अशोक का उल्लेख है, एक उल्लेख है समुद्रगुप्त का, गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त, जिसको विंसेंट स्मिथ ने नेपोलियन से तुलना करी है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा है। एक दोस्तों जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर, इन 3 सम्राटों का उल्लेख जो है दोस्तों इस पर हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति में 3 सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और दोस्तों जहांगीर, इन 3 सम्राटों का उल्लेख हुआ है। मौर्य सम्राट अशोक, गुप्त शासक समुद्रगुप्त और मुगल शासक जहांगीर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे देखते हैं, आगे भी है ये बात। तो देखिए, इस लेख पर, प्रयाग प्रशस्ति पर, मुगल सम्राट जहांगीर व बीरबल, बीरबल दोस्तों जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल था, बीरबल जो कि अकबर का दरबारी था, बीरबल का लेख भी उत्कीर्ण है। जहांगीर का जो लेख है वह फारसी भाषा के अंदर है, और उसको लिखने वाला कौन था? अब्दुल्ला मुश्किन कलाम। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति से क्वेश्चन आता है दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है दोस्तों इस 11 पेजों की स्लाइड के अंदर, इस 11 पेजों की पीपीटी में दोस्तों कंप्लीट है। ठीक है, ये देखिए, तो जहांगीर का जो लेख है वो फारसी भाषा में है, और दोस्तों किसने लिखा? वो अब्दुल्लाह मुश्किन कलाम ने। इस स्तंभ पर 3 प्रसिद्ध राजाओं का उल्लेख है, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। ठीक है, और दोस्तों इसी कारण रोमिला थापर ने इसे ऐतिहासिक पुनरांकन कहा है। याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति को ऐतिहासिक पुनरांकन किसने कहा है? तो भाई साहब रोमिला थापर ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि दोस्तों इसमें 3 सम्राटों के, देखिए अलग अलग सम्राटों के, जैसे मौर्य काल, फिर गुप्त काल, और फिर दोस्तों मुगल काल में जहांगीर का भी नाम उल्लेख मिलता है, यानी ऐतिहासिक पुनरांकन। तो दोस्तों रोमिला थापर ने ऐतिहासिक पुनरांकन की संज्ञा दी है। याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं, याद हो जाएगा, भी चिंता मत करो। आगे देखो, प्रयाग प्रशस्ति पर कोई दोस्तों तिथि नहीं है, और प्रयाग प्रशस्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात, अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाए जाने का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं होता है। दोस्तों समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ शक्तिशाली शासकों द्वारा करवाया जाता है। आप सभी को मालूम है समुद्रगुप्त को सर्व राजोच्छेदा कहा गया है। ठीक है, सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला। और दोस्तों इतना शक्तिशाली शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, लेकिन दोस्तों हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों संभवतः ऐसा हो सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना होने के पश्चात जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया हो। ठीक है, बाद में करवाया हो अश्वमेध यज्ञ। इसलिए दोस्तों अश्वमेध यज्ञ की जानकारी जो है वह समुद्रगुप्त के सिक्कों से मिलती है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलती है। याद रखना, कथन आता है, सीधी सीधी बात है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है, बिल्कुल गलत बात है। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है। ठीक है,
प्रयाग प्रशस्ति में न तो कोई तिथि का और न ही समुद्रगुप्त द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। इसके अलावा दोस्तों फ्लीट जो है वह प्रयाग प्रशस्ति को मरणोत्तर प्रशस्ति कहते हैं, पोस्ट ह्यूमस मरणोत्तर अभिलेख कहते हैं। फ्लीट का मानना है कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसके किसी दास ने या कोई दरबारी ने लिखी थी। फ्लीट के अनुसार इस लेख की रचना समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात किसी उत्तराधिकारी ने करवाई थी, अतः फ्लीट ने इसे मरणोत्तर क्या कहा है, मरणोत्तर अभिलेख कहा है। लेकिन दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में जैसा कि कोई तिथि उल्लेख नहीं मिलता है कि कब 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 इसका जो है रचना हुई, इस वजह से हम नहीं मान सकते इस बात को। ठीक है, चलिए फिर भी याद रखना कि फ्लीट ने जो है प्रयाग प्रशस्ति को क्या कहा है, मरणोत्तर अभिलेख कहा है। याद हो गया प्यारे बच्चों, अभी याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते रहो, याद हो जाएगा, दिमाग में घुस जाएगी हर एक चीज, कुछ भी नहीं रहेगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, हम पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो टाइम है, ये 1.5 महीने का जो टाइम है, वो है महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने का, उन्हें समझने का, उन्हें रिवीजन करने का। यहां से हो जाएगा, ठीक है। जैसे जितनी भी क्लासें आए, 1 महीने में 30 आए, 20 आए, 10 आए, 15 आए, 5 आए, देख लो, नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। ठीक है, पीजीटी दो, सेट के एग्जाम लग रहे हैं, अभी एमपी में भी लगेगा और भी जगह लगेंगे, सेट का एग्जाम दो। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से तो प्रश्न बाहर नहीं जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, आइए अब देखिए दोस्तों, गंगा अवतरण का उल्लेख है, प्रयाग प्रशस्ति में गंगा अवतरण का उल्लेख है। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति में कुछ हथियारों का भी उल्लेख है, अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख है, जैसे कि परशु है, कुठार यानी कि हथौड़ा, हथौड़े जैसा, शर बाण, शंकु सांग, प्रास भाला हो गया, ठीक है, लंबा सा होता है ना भाला, असी यानी तलवार, तोमर यानी गंडासा, भिंदीपाल यानी ढेलवास। ढेलवास दोस्तों एक रस्सी से बांधकर दोस्तों फेंकने वाला एक हथियार होता है, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से इसको गोफन भी कहते हैं। ठीक है, एक थैला सा होता है, उसमें कुछ पत्थर वगैरह डाल के फिर दोस्तों रस्सी से घुमा के से फेंका जाता है। इसके अलावा दोस्तों नराचा, कंटीले शर, ठीक है, ये छोटे छोटे बाण होते हैं कंटीले। इसके अलावा वास्तविक भुजाली, ये होती है दोस्तों खुखरी, खुखरी बोलते हैं इसको, है ना, या कटार बोल देते हैं, छोटी सी जो होती है दोस्तों, छोटा सा चक्कू जैसा, उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख भी प्रयाग प्रशस्ति में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि समुद्रगुप्त जो है वह गंधर्व विद्या में बहुत ही प्रवीण था। गंधर्व विद्या यानी संगीत शास्त्र, संगीत विद्या, तो गंधर्व विद्या के अंदर प्रवीण होने की वजह से समुद्रगुप्त ने बृहस्पति, नारद और तुमरु इनको भी जो है गंधर्व विद्या के अंदर परास्त कर दिया। तो क्या कहा गया है, प्रशस्ति में कहा गया है कि गंधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण समुद्रगुप्त ने बृहस्पति, नारद, तुमरु को भी लज्जित कर दिया। ये बात आपको याद रखनी है। कहीं के मिला लिखा जाता है इंद्र के आचार्यों, इंद्र के आचार्यों कश्यप, कश्यप, नारद व तुमरु, बाकी नाम तो वैसे ही है, वह तुमरु को भी लज्जित होना पड़ा। याद रखना, यह कथन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर से की गई है, वरुण से की गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए कुबेर के समान धनी बताया गया है, वरुण के समान दानी बताया गया है, इंद्र के समान वीर बताया गया है, यम के समान दंडकर्ता बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कुबेर के समान धनी, कुबेर का खजाना धनी, वरुण के समान दानी, दान करने वाला, बहुत सारी गायों का दान करने वाला, इसे इतना उदार बताया गया है, इसकी उदारता का विवरण किया गया है। ठीक है, इंद्र के समान वीर, इसके अलावा दोस्तों यम के समान दंडकर्ता, जैसे यमराज दंड देता है, मृत्यु दंड, उस प्रकार से दंडकर्ता बताया गया है। यानी कि दोस्तों इसके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, वो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए एरन अभिलेख है, एरन का लेख जो है, एरन का लेख प्यारे बच्चों कहां पर है, तो एरन का लेख मध्य प्रदेश में सागर जिले के अंदर एक जगह है, एरन एमपी में है। ठीक है, एमपी में सागर के अंदर, ठीक है, एमपी में सागर जिले में एक लेख है, एक जगह है एरन, वहां पर एक लेख मिला है समुद्रगुप्त का, एरन अभिलेख। उस अभिलेख में भी समुद्रगुप्त को जो है, समुद्रगुप्त की तुलना जो है दोस्तों वह कुबेर से और यमराज से की गई है। लेकिन उस अभिलेख में थोड़ा अलग तरीके से उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में मिलता है क्या कि समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर, प्रसन्न होने पर कुबेर के समान है, कुबेर के समान, कुबेर के समान है, और रुष्ट होने पर, रुष्ट होने पर यमराज के समान, यानी गुस्सा होने पर यमराज के समान। तो दोस्तों ये जो चीज है, अब देखिए ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज दोस्तों बहुत ही सिमिलर सी बात है। देखिए यहां पर देखिए, समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में कुबेर से, यम से तुलना की गई है। अब दोस्तों कहीं
आप ऐसा मान लीजिए कि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि ऐसा किस अभिलेख में मिलता है कि प्रसन्न होने पर कुबेर और रुष्ट होने पर यम है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है कि हाँ यार, प्रयाग प्रशस्ति के अंदर जो है कुबेर से तुलना की गई है, ठीक है, यम से तुलना की गई है। लेकिन दोस्तों एरन अभिलेख में भी उल्लेख मिलता है, लेकिन एरन अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि प्रसन्न होने पर कुबेर और रुष्ट होने पर यम। यहां पर दोस्तों कुबेर के समान धनी बताया गया उसे, ये बात आप याद रखेंगे। एरन लेख के अंदर भी जिक्र है, याद रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की बहुत सारी उपाधियों का उल्लेख है, जैसे कि धर्म प्राचीर बंद, ठीक है, धरणी बंद। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त की दिग्विजय, दिग्विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? धरणी बंद। धरणी यानी भूमि, पृथ्वी, पृथ्वी का विजेता, पृथ्वी को बांधना यानी कि पृथ्वी को विजित करना। धरणी बंद उसका उद्देश्य था, उसकी दिग्विजयों का उद्देश्य, उसकी विजय अभियान का उद्देश्य था। पृथ्वी व्यास प्रतिरथ, कविराज कहा गया है, परम भट्टारक कहा गया है, सर्वराजोच्छेदा। दोस्तों गुप्त युगीन अभिलेखों में केवल और केवल सर्वराजोच्छेदा जो उपाधि है वो केवल और केवल समुद्रगुप्त के लिए काम में ली गई है, याद रखना, यानी कि सभी राजाओं का उन्मूलन करने वाला। इसके अलावा लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र दोस्तों इसलिए कहा जाता है यानी कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। आप सभी को मालूम है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया था। और दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कन्या कुमार देवी से विवाह किया था, जिसकी पुष्टि चंद्रगुप्त प्रथम के कुमार देवी प्रकार के सिक्कों से होती है। और इन सिक्कों को कुमार देवी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के, दाम्पत्य प्रकार के सिक्के, ठीक है, इतने नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों लिच्छवी दोहित्र यानी कि लिच्छवी कन्या से उत्पन्न, यानी कि कुमार देवी से उत्पन्न। इनकी माता का नाम कुमार देवी और पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। तो ये उपाधि भी दोस्तों कहां मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। चलिए दोस्तों आइए आगे बात करते हैं। ये लीजिए, ये बात याद रखना, एरन अभिलेख वाली, वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आगे देखिए कुमार देवी का सर्वप्रथम उल्लेख भी प्रयाग प्रशस्ति में होता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उदारता का उल्लेख किया गया और बताया गया कि यह इतना उदार था कि सरस्वती तथा लक्ष्मी का विरोध सदा के लिए समाप्त हो गया। यह बात कही गई है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का भी उल्लेख मिलता है। अभी हम बात करेंगे कि 33 पंक्तियों में से कौन कौन सी पंक्ति में उसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। आर्यवर्त की प्रथम विजय, उसके बाद दक्षिणापथ की विजय, फिर आर्यवर्त की द्वितीय विजय, फिर दोस्तों आठविक राज्यों की विजय, प्रांतीय राज्यों की विजय, विदेशी शक्तियों की विजय। ऐसे 6 चरणों में समुद्रगुप्त ने विजय अभियान चलाए थे, याद रखिएगा। आगे देखिए, इनमें समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व का, विजय का और उपलब्धियों का भी उल्लेख हुआ है, गुणगान किया गया है। आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं 14वीं पंक्ति में आर्यवर्त की प्रथम विजय का उल्लेख मिलता है। दोस्तों आर्यवर्त की जो प्रथम विजय है, इसमें समुद्रगुप्त जो है वह 3 शक्तियों को परास्त करता है। 3 शक्तियों को, एक होता है दोस्तों अच्युत, एक होता है नागसेन, एक होता है कोतकुलज। याद रखना, प्रथम लड़ाई में अच्युत और नागसेन और कोतकुलज, इन 3 शक्तियों को पराजित करता है। एक चौथी शक्ति का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन दोस्तों उसके संदर्भ में केवल और केवल एक शब्द मिलता है, जिसका नाम है गय, ठीक है, केवल और केवल गय शब्द का उल्लेख हुआ है, ठीक है। मुख्य रूप से आर्यवर्त की जो प्रथम लड़ाई है उसमें 3 शक्तियों को यह पराजित करता है, ठीक है। 14वीं पंक्ति में पुष्पनगर पर किए गए आक्रमण का भी उल्लेख दोस्तों मिलता है। 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर विजय का उल्लेख मिलता है। दक्षिणापथ का अभियान दोस्तों समुद्रगुप्त ने किया था, याद रखिएगा। कितने राज्यों को हराया? 12 राज्यों को। संख्या एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध की जानकारी मिलती है, जिसमें आर्यवर्त के 9 राजाओं को का वर्णन मिलता है। यानी कि दोस्तों आर्यवर्त के प्रथम युद्ध में 3 और द्वितीय युद्ध के अंदर 9, तो कुल मिला के 12 आर्यवर्त के क्षेत्र और 12 दक्षिणापथ के क्षेत्र। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम आर्यवर्त की लड़ाई में चंद्रगुप्त ने कितनी शक्तियों को पराजित किया था, तो 3 शक्तियों को पराजित किया था, प्लस दोस्तों एक चौथी शक्ति का नाम मिलता है दोस्तों गय, केवल और केवल एक शब्द का उल्लेख हुआ है, गय, ठीक है। इसके अलावा दक्षिणापथ के अंदर दोस्तों 12 राज्यों का उल्लेख है। दक्षिणापथ के 12 राज्यों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने, है ना, जिसमें अंतिम जो था वह कांची का विष्णुगोप होता है, याद रखिएगा। 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध की बात मिलती है, जिसमें 9 राजाओं को इसने वर्णन किया है, 9 राजाओं को पराजित किया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट 21वीं पंक्ति में आठविक राज्यों का उल्लेख भी हुआ है, याद रखिएगा। 22वीं पंक्ति में पत्यंत यानी कि सीमावर्ती राज्यों का और 23वीं व 24वीं पंक्ति में विदेशी शक्तियों का उल्लेख हुआ है। तो कुल मिला के समुद्रगुप्त की 6 चरणों में जो विजय है उसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में हमें देखने को मिल जाता है।
प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम समुद्रगुप्त तक की गुप्त वंशावली भी दी गई है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वह एक राजकीय लेख है, क्योंकि इसकी जो रचना है वह समुद्रगुप्त के उच्च पदाधिकारी हरिशेन द्वारा की गई थी। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त को एक आदर्श सम्राट के रूप में प्रदर्शित किया गया है या फिर प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों ये सारी जो जानकारी है, ये सारी जो जानकारी है प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। और दोस्तों इससे बाहर प्रयाग प्रशस्ति से प्रश्न दोस्तों नहीं बनेगा, यानी ना के बराबर बनेगा। यानी कि जितना मेरा प्रयास था, जितनी मेरे पास बुक्स थी, सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण बातें जो है मैं यहाँ पर ले आया हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। क्लास को ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, छोटी क्लास इसलिए लेकर आया हूँ ताकि रिविजन कर सको। क्लास की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लेना, इतिहास अकेडमी टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन जो है इतिहास अकेडमी नाम से एप्लीकेशन है। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास महत्वपूर्ण क्लास, और दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज यार क्लास पूरी देखा करो, है ना, क्लास पूरी देखा करो। भले ही कमेंट मत करो, लाइक मत करो, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, लेकिन क्लास को पूरी देखो यार। यहाँ पे कमेंट और लाइक वगैरह नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, बच्चे का 1 नंबर। दोस्तों इस एक वीडियो से अगर 1 नंबर निकल गया ना, एक वीडियो से 1 नंबर निकल गया दोस्तों, मैं हो जाऊंगा धन्य, सीधी सी बात है। एक वीडियो से 1 नंबर निकल गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा। बिकॉज दोस्तों UGC नेट पूरे इंडिया में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल लेवल पे लगने वाला टेस्ट, जिसमें टफेस्ट एग्जाम माना जाता है एक विषय का। ठीक है, यहाँ पर एक एक दो दो प्रश्नों की बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अगर एक प्रश्न निकल गया ना तो दोस्तों मजा आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ो, वीडियो को पूरी देखो। ठीक है, भले लाइक मत करो, कमेंट मत करो। ठीक है, बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है। ठीक है, फ्री का ज्ञान मिल रहा है तो उसकी थोड़ी बहुत इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। चले दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।